गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के चैप्टर टाइप्स ऑफ फार्मिंग इस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक एग्रीकल्चर, दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। 3 टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी और सबसे पुराना एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन काइंड के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है और हमारे फूड और बेवरेज का जो रिक्वायरमेंट है उसका 90% हम लोग को एग्रीकल्चर से ही मिलता है। इसके अलावा जो हमारा क्लोथिंग फाइबर है, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, है ना, इसमें इसके जो फाइबर्स हैं वो भी हम लोग को एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं। ठीक है, पहला कैटेगरी है नेचुरल फैक्टर्स, दूसरा है मैन मेड फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में इसके अंतर्गत आता है रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल और वाटर। और मैन मेड फैक्टर में आता है मशीन, फर्टिलाइज़र, लेबर और मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट। हम लोग जो है सबसे पहले नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। रिलीफ, तो देखिए क्रॉप्स जो है, फसलें जो हैं वो उस ज़मीन पे उगाई जाती है जो खेती के लिए उपयुक्त है। प्लेन्स यानी मैदान जो है वो ज़्यादा सुटेबल्स होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। लो लैंड जैसे रिवर बेसिन हो गया, फ्लड प्लेन्स, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, ये सभी फर्टाइल रीजन है, उपजाऊ क्षेत्र है और इस रीजन में काफ़ी घनी आबादी भी पाई जाती है जो खेती के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सस्ता श्रम, सस्ता मजदूर वो मुहैया कराती है। और वहाँ पर प्लेन्स में आमतौर पे एक बाज़ार होता है फार्म प्रोडक्ट्स का। पठार जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल नहीं माने जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो लैंड होता है वो हार्ड होता है और मिट्टी काफ़ी थिन, मिट्टी की परत जो होती है काफ़ी पतली होती है। हिली एरियाज़ में सॉइल इरोजन काफ़ी तेज़ी से होता है, इसलिए क्रॉप्स को उगाने के लिए आइडल नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ खास तरह की फसलें जैसे टी है ना, जैसे चाय का फसल है, ये आमतौर पे माउंटेन स्लोप्स में ही इसकी खेती की जाती है क्योंकि वैसा क्षेत्र जहाँ पानी जमता है उस क्षेत्र में चाय की खेती सुटेबल तौर पे अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है क्योंकि चाय के पौधे की खासियत होती है कि इसकी जड़ों में पानी जमना नहीं चाहिए, जिस कारण से माउंटेन एरिया चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल एग्जर्ट करता है एरेबल लैंड ऑफ द वर्ल्ड में। एरेबल लैंड वो लैंड जिसमें खेती की जा सकती है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन आर नॉन एज एरेबल लैंड्स। रीजन हैविंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आर कंसंट्रेटेड इन दोज एरिया वेयर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड। तो ज़्यादातर खेती की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो ऐसे क्षेत्र में होती है जो खेती के लिए उपयुक्त है, जहाँ का तापमान सही है, रेनफॉल होता है, हॉट और ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट है। इस तरह का जो एरिया है वो क्रॉप्स उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला फैक्टर है सॉइल, मिट्टी। क्योंकि मिट्टी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है तो फसलों को तो मिट्टी में ही उगाना है और जो फसल है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है मिट्टी के प्रकार पे। मिट्टी से उसे नमी और न्यूट्रिएंट्स, बाकी जो तत्व हैं वो मिट्टी से ही मिलते हैं। तो इसलिए खेती के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, उसको मेंटेन किया जाए अलग अलग तरीक़ों से। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। अब खेती के लिए पानी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि प्लांट के ग्रोथ के लिए पानी का ज़रूरत है। तो वैसे एरिया जहाँ पर
इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, सिंचाई की उचित व्यवस्था है, नदी है, तालाब है, नहरें हैं, या ग्राउंड वाटर का स्टॉक अच्छा है, तो उन जगहों पर ज़्यादा बड़े पैमाने पे खेती की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मैन मेड फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।